नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित यूपी पीईटी की सीरीज कवर कर रहे हैं। इस यूपी पीईटी की सीरीज की आज यह 20वीं वीडियो है, जिसमें हम सिलेबस के अनुसार सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हम 19 वीडियो दे चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में शामिल प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर सभी विषयों से संबंधित वीडियो सीरीज भी चल रही हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा इतिहास के प्राचीन भारत पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। हेलियोडोरस ने बेसनगर अभिलेख के अनुसार कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस बात की जानकारी बेसनगर अभिलेख से मिलती है। आइए और भी बातें जान लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रशस्तर स्मारक विदिशा अर्थात बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। याद रखिएगा, इस बेसनगर अभिलेख को विदिशा के गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इस अभिलेख से पता चलता है कि तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न यह बनता है कि यह जो अभिलेख है, गरुड़ स्तंभ है, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा, हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ का राजदूत था? तो तक्षशिला का यवन राजदूत था। और भागवत धर्म से संबंधित यह महत्वपूर्ण अभिलेख है, यानी कि इस गरुड़ स्तंभ से, विदिशा के गरुड़ स्तंभ से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। और इस प्रश्न से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत एवं वासुदेव को देवदेवस यानी देवों का देव कहा गया है। इस प्रश्न से संबंधित अनेकों प्रश्न यूपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं और आगे आने वाली यूपी पेट, यूपी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न के विषय में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा भूगोल से संबंधित है। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है भारत की। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि भारत से लगने वाली सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान की है, जो 106 किलोमीटर है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ज़्यादा किसकी लगती है स्थलीय सीमा और कम किसकी लगती है, दोनों बातें याद रखिएगा। कई बार यह सीमा की जो लंबाई है वह भी पूछ ली जाती है। इन दोनों सीमाओं की लंबाई भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट और भी है, भारत व बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? यह प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा कि भारत व बांग्लादेश और भारत व पाकिस्तान, इन दोनों के मध्य की सीमा रेड क्लिफ के नाम से ही जानी जाती है। भारत व अफ़गानिस्तान के मध्य की रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न हमारा सामान्य विज्ञान पर आधारित है। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ाती है? माफ़ कीजिएगा, यह प्रश्न पर्यावरण और पारिस्थितिकी से ज़्यादा बनता है और वहीं से यह प्रश्न पूछा जाता है। मान विज्ञान पर आधारित प्रश्न भी आपको आगे वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जाता, ऐसी कौन सी क्रिया है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं बढ़ती है। उसका कारण क्या है, यह भी आगे डिस्क्रिप्शन में बता देते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने का कार्य जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा होता है। यानी कि इन क्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का कार्य किया जाता है, बढ़ाने का कार्य किया जाता है।
जबकि स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस वजह से इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड घटाई जाती है, जबकि बढ़ाने का कार्य जो पीछे क्रियाएं बताई हैं, जैसे श्वसन क्रिया हो गई जिसमें मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जैव पदार्थों का अपक्षय यानी कि जैव पदार्थों को जब जलाया जाता है, और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो गैसें निकलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सभी क्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती हैं। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती हैं, तो ये तीनों क्रियाएं याद रखिएगा। और अगर पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो वह श्वसन क्रिया होगी, वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास के आधुनिक भारत पर आधारित है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वह रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने प्लासी के युद्ध में भाग लिया था अंग्रेज़ों की तरफ से। चलिए देख लेते हैं इसके विषय में। रॉबर्ट क्लाइव ने 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, अनेक बार परीक्षाओं में प्लासी के युद्ध की लोकेशन भी पूछी जाती है, तो यह भी याद रखिएगा कि प्लासी का जो युद्ध है पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में भागीरथी नदी के किनारे वर्तमान पलासी मैदान में हुआ था। पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा भागीरथी नदी के किनारे, और पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया ज़िले में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम पलासी मैदान है। रॉबर्ट क्लाइव के विषय में एक महत्वपूर्ण पॉइंट और भी याद रखिएगा कि विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बताया था। यानी एक इसके द्वारा कथन दिया गया था जिसमें इसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बताया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया जो मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित है। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो भारत की नई आर्थिक नीति थी वह किस पर आधारित है। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से ही माना जाता है। उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इस वजह से ही इन्हें उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा सामान्य विज्ञान पर आधारित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है वह उच्च ताप के मापन में उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। उच्च तापमान यानी कि विकिरण, ऊष्मीय विकिरण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य के ताप को भी इसके द्वारा ही मापा जाता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सूर्य के ताप को किस मापक के द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर आप लगा सकते हैं। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि पायरोमीटर किस नियम पर आधारित है, किसके नियम पर आधारित है, तो याद रखिएगा स्टीफेन। इस तापमापी से 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे का ताप नहीं मापा जाता, यानी कि केवल 800 डिग्री के ऊपर सेल्सियस का ताप ही इसके द्वारा मापा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1100 डिग्री या 1200 डिग्री सेल्सियस का जो ताप है वह किसके द्वारा मापा जाएगा? तो याद रखिएगा, उसके लिए आप ऑप्शन में या तो पायरोमीटर दिया होगा या पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी दिया होगा।
तो इन दोनों में से ही आपको टिक करना है। और कम ताप की वस्तुओं को इससे क्यों नहीं मापा जाता, तो यह भी बता देते हैं। कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं, इस वजह से इसके द्वारा इसे नहीं नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास के मध्यकालीन भारत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेवाड़ के राणा कुंभा ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा, मेवाड़ के राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। महमूद खिलजी को हराकर मालवा जीतने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। राणा कुंभा एक महान संगीतकार के साथ साथ कुशल बीणा वादक भी था, यानी बीणा बजाने में भी ये काफ़ी निपुण था। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अभिकवि और महेश थे। यह दोनों प्रश्न अलग अलग पूछे गए हैं कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया, तो याद रखिएगा जैता ने किया था, जबकि इसके जो प्रशस्तिकार हैं वे अभि और महेश थे। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न स्टैटिक जीके से है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इसी वर्ष यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक भाग है और इसे हिमालय क्षेत्र में पिंडर घाटी यानी पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। आ सकता है प्रश्न कि हिमालय क्षेत्र में पिंडर घाटी के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, फूलों की घाटी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 जनवरी 2020 को भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे? तो 26 जनवरी 2020 को भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 को 9 के स्थान पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इससे पूर्व जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया था, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए थे। फिर आगे चलकर 26 जनवरी 2020 को इनके विलय के पश्चात 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह प्रश्न सीधा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजनीति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है नए राज्य के गठन की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान को नए राज्य बनाने का अधिकार है। राज्यों की सीमा परिवर्तित करने की शक्ति भी संसद को ही प्राप्त है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संसद को ऐसा करने के लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। साधारण बहुमत के द्वारा ही नए राज्य का गठन विधेयक द्वारा किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण सभी पॉइंट हैं और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यूपी पैट की इस परीक्षा में यूपीएसआई या यूपी लेखपाल किसी की भी परीक्षाओं में इन प्रश्नों के दोबारा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इन सभी प्रश्नों के माध्यम से नोट्स तैयार कर लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।